हमें पिछले 26 साल से एक झूठ बताया गया है। एक ऐसी कहानी जिसमें एंशिएंट किंगडम दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी और ये एडवांस सिविलाइजेशन एक ट्रेजिक वार हार गया और इमू ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। पर मेरे भाइयों थोड़ा ध्यान से सोचो, हमको बताया गया उस टाइम में जो एडवांस एंशिएंट किंगडम था वो अभी के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा आगे था। इवन एजिप्ट लाइक कंट्री जो फ्यूचरिस्टिक कंट्री है वो भी उस लेवल तक आज तक नहीं जा पाया मेरे भाइयों। प्लस उनके पास एट दैट टाइम एंशिएंट वेपन जैसी गॉड लेवल पावर्स थी। तो इतने एडवांस किंगडम, एंशिएंट वेपन्स वाले लोग नॉर्मल तलवारों और प्रिमिटिव कैनन्स वाले 20 किंगडम्स के अलायंस से हार गए। क्या ऐसा सच्ची में हो सकता है? ये लॉजिक ही पूरी तरह से गलत लगता है। हमने देखा प्रोफेसर क्लोवर ने ओहारा में अपनी जान दी, वेगापंग ने अपना खुद का असैसिनेशन ब्रॉडकास्ट किया सिर्फ इस एक सच को बाहर लाने के लिए कि वॉयड सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट आज तक छुपा रही है। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि जॉय बॉय वॉयड सेंचुरी में कभी हारा ही नहीं था? क्या होगा अगर जॉय बॉय ने इमू को वही दिया जो इमू को चाहिए था एट दैट टाइम, सिर्फ इमू को एक 800 साल लंबे ट्रैप में फंसाने के लिए? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जॉय बॉय प्लान्ड हिज ओन डिफीट। वो जानबूझ के अपने खुद के डिफीट को प्लान किया फॉर फ्यूचर। हमने देखा गोल्डी रॉजर का लफ्टेल पर जो रिएक्शन था वो इस थ्योरी का सबसे बड़ा प्रूफ है। रॉजर वहां पहुंचकर रोया नहीं, उसने कोई दुख नहीं मनाया, वो हंसा और उसने एक ऐसी लाइन कही जिसने पूरी वन पीस टाइमलाइन का नजरिया बदल दिया। भाई जॉय बॉय, काश मैं तुम्हारे एरा में जिंदा होता। एक हारी हुई तबाह हुई सिविलाइजेशन के ऊपर कोई भी नहीं हंसता है मेरे भाइयों। रॉजर इसलिए हंसा बिकॉज उसने उस पोनीग्लिफ पर एक जीनियर मास्टर प्लान देखा। उसे समझ आ गया था कि जॉय बॉय ने एक ऐसी गेम खेली है जिसका आखिरी मूव 800 साल बाद चलने वाला है। ऑफ कोर्स तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जॉय बॉय एट दैट टाइम उतना स्ट्रॉन्ग था तो उसने हार क्यों मानी, उसको अपनी डिफीट फेक करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छुपा है ओडिन के फ्लैशबैक और सी किंग से प्रोफेसी में। जॉय बॉय के पास निका फ्रूट की गॉड लेवल पावर थी, यूरानस और शायद प्लूटन भी उसके कंट्रोल में थे, लेकिन सी किंग्स की उस प्रोफेसी के हिसाब से दुनिया को बदलने के लिए दोनों सोवेरियंस मतलब दो रूलर्स को एक ही टाइमलाइन में होना जरूरी था। एक समंदर के अंदर पोसेइडन और एक जमीन पर जॉय बॉय। जॉय बॉय की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि उसके एरा में पोसेइडन की पावर ठीक से कंप्लीटली अवेकन हुई नहीं थी भाई, या फिर पोसेइडन सही वक्त पर पैदा नहीं हुई। बिना पोसेइडन के, बिना सी किंग से कंट्रोल के इमो को कंप्लीटली हराना इम्पॉसिबल था। अगर जॉय बॉय जबरदस्ती वो वार कंटिन्यू रखता तो इमो के डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से शायद पूरी दुनिया तबाह हो जाती, रेड लाइन वक्त से पहले गिर जाती और नोआ जैसे मैसिव शिप के रेडी ना होने की वजह से पूरा फिशमैन आइलैंड क्रश हो जाता। इसलिए मेरे भाइयों जॉय बॉय ने फिशमैन आइलैंड पर एक पोनीग्लिफ लिखा। वो माफीनामा मतलब एपोलॉजी लेटर इसलिए नहीं था कि वो वार हार गया, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे अपना वादा तोड़ना पड़ रहा था। उसे नोआ को चलाने का प्लान 800 साल आगे पुश करना पड़ रहा था भाई, जब तक कि नई पोसेइडन मतलब शिराहोशी पैदा ना हो जाए। पूरे वॉयड सेंचुरी का लफड़ा अभी तक जो रिवील हुआ, ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद ना दिमाग में सीन ऐसा ही आता है मेरे भाइयों। नहीं तो बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई कि तुम्हारे पास इतना एडवांस किंगडम है, इतना एडवांस साइंस है, इतने सारे एडवांस चीजें हैं जो करंट वर्ल्ड के कंपैरिजन में 100,000 गुना आगे है। ऊपर से तुम्हारे ऊपर सारे एंशिएंट वेपन्स भी थे और तुम हार गए। कोई सेंस बनता है मेरे भाइयों? लॉजिक ही नहीं बनता है। तो जॉय बॉय ने कंप्लीटली पूरी दुनिया को मिटने से बचाने के लिए हार मान ली। ये बेसिकली 800 साल लंबा चेस मास्टर प्लान है। इमो के पास लुलुशिया जैसी जगह को मैप से मिटाने की ताकत थी, पर हिस्ट्री फिर भी बची रह गई। क्या सवाल किया कभी क्यों? बिकॉज जॉय बॉय ने अपने बॉर्डर्स डिफेंड करने के बजाय अपना सारा फोकस, अपना सारा रिसोर्सेस वानो के कोज़ुकी क्लैन को दे दिया। उसने मिलिट्री विक्ट्री को छोड़कर एक एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशनल विक्ट्री को चुना। इंडिस्ट्रक्टिबल स्टोन्स पर हिस्ट्री लिखकर उन्हें पूरी दुनिया भर बिखेर दिया। कोज़ुकी क्लैन ने वानो के बॉर्डर्स बंद कर दिए ताकि लफ्टेल तक का रास्ता सेफ रहे। जुनेशा को एक ऐसी सजा मिली जहाँ उसे 800 साल तक सिर्फ चलना था। वेट करते हुए कि कब ड्रम्स ऑफ लिबरेशन दोबारा बजेगा। अमात्सुई क्लैन से तोकी ने 800 साल आगे का टाइम ट्रेवल किया क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था कि जॉय बॉय का टाइमर कब खत्म होने वाला है। ये सब एक रैंडम कोइंसिडेंसेस नहीं है मेरे भाइयों, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड मास्टर प्लान का हिस्सा है। जॉय बॉय ने जगह जगह टाइम बॉम्ब सेट करके रखा है और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इस एमेथ। उसने 200 साल पहले मैरिज पर अटैक किया
और पावर डाउन हो गया। पर क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी सोर्स कुछ और नहीं बल्कि जॉय बॉय की हाकी और निका के दिल की धड़कन थी। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था निका का अपना खुद का विल। गोरोसे ने खुद कन्फेस किया था कि पिछले 800 सालों में हितोनोमी मॉडल निका उनके हाथ कभी नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे वो डेविलवुड खुद उनसे बचकर भाग रहा हो। जॉय बॉय ने अपनी आखिरी इंस्ट्रक्शंस और अपनी विल उस फ्रूट के अंदर एम्बेड कर दी थी भाई, ताकि वो 800 साल तक ईमू से बचते रहे जब तक कि उसको एक परफेक्ट वेसल मतलब लूफी ना मिल जाए। और देखो भाई ऐसा हुआ क्यों ना। गोरोसे ने कंफर्म किया पिछले 800 साल में आज तक ये फ्रूट उनके हाथों में कभी आया ही नहीं, जो प्रूफ करता है निका फ्रूट का अपना खुद का विल है। ये खुद से अपने आप को बचा के ऐसा वेसल ढूंढा जो उसके काबिल है, एंड दैट इज लूफी मेरे भाइयों। एवरीथिंग वाज ए पार्ट ऑफ सेटअप, पार्ट ऑफ प्लान, जिसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एवरीथिंग वाज 800 साल लंबा चेस मास्टर प्लान। वर्ल्ड गवर्नमेंट और इमू को लगता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली, लेकिन इन रियलिटी में इमू जॉय बॉय के बनाए हुए 800 साल के एक वेटिंग रूम में फंसा था। उन्होंने एम्प्टी थ्रोन बनाया, सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भगवान बना दिया। लेकिन थोड़ा सवाल करो, पिछले 800 साल में उन्होंने क्या अचीव किया? कुछ भी नहीं। दुनिया एग्जैक्टली वैसी रुकी हुई रही भाई, आगे नहीं बढ़ी वहां से। उनके टायरनी और उनके इनजस्टिस ने ही डायरेक्टली व्हील ऑफ डी को जिंदा रखा। उन्होंने खुद ऐसे दुश्मनों को पैदा किया जो उनसे आजादी चाहता है। इमो का मैरिज के डीप फ्रीज रूम में उस जायंट एस्टेरॉयड का घूरना कोई जीत की निशानी नहीं है, वो पैरानोइया और डर की निशानी है। इमो को हमेशा से पता था कि जॉय बॉय ने पुराने खेल खत्म नहीं किया है। क्यों ना वेगापंक ने खुद बताया वार स्टिल ऑनगोइंग चल रहा है, जो एंशिएंट टाइम में स्टार्ट हुआ था। आई होप ये पैनल तुमको याद है। जब वेगापंक ने मदर फ्लेम बनाई और दुनिया का वाटर लेवल बढ़ना शुरू हुआ, तभी इमो ने अपना मूव चला, पर ये भी जॉय बॉय की कैलकुलेशन के अंदर था। जॉय बॉय जानता था कि एब्सोल्यूट कंट्रोल को तोड़ने के लिए एक ऐसे जनरेशन की जरूरत पड़ेगी जो हर रूल ब्रेक कर सके। इमो दुनिया का सबसे बड़ा रूलर नहीं मेरे भाई, बल्कि वन पीस हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रिजनर है। अपने आप को दुनिया का राजा बुलाता है, किंग ऑफ द वर्ल्ड मानता है, गॉड ऑफ द वर्ल्ड मानता है, बट स्टिल डीप डाउन शैडो में छुप के रहता है। क्या ये आजादी हुई? क्या ये दुनिया का राजा बनना हुआ? क्या ये दुनिया का गॉड बनना हुआ, या फिर एक प्रिजनर वाली हरकत है? दिस इज नॉट ए रिवॉर्ड जो एंशिएंट किंगडम को खत्म करने के बाद मिलता है। दिस इज नॉट ए रिवॉर्ड जो जॉय बॉय को खत्म करने के बाद मिलता है, बल्कि दिस इज ए कर्स मेरे भाई, जिससे तुम कैसल के बाहर जाने के साथ ही तुम्हारे बॉडी में कुछ ना कुछ होता है, जो हम लोगों ने एल्वफ में क्लियरली देखा मेरे भाई। जो अभी तक तो क्लियरली पता नहीं चला ये कर्स क्या है, बट फ्यूचर में पता चलेगा फॉर श्योर। सो दिस इज नॉट कंप्लीट फ्रीडम, बट दिस इज प्रिजनर। और अब कहानी अपने फाइनल फेज में आ चुकी है। लूफी ने निगा को अवेकन तो कर लिया है, पर इमू और गोरोसे के डिमोनिक और इमॉर्टल पावर से लगातार लड़ने के लिए ये फॉर्म अभी काफी नहीं है, जो सबको पता है। गियर 5 का स्टेमिना लिमिटेशन हमने ए ग्रेड में क्लियरली देखा है भाई, और यही रीजन है कि जॉय बॉय का प्लान लूफी को एल्वफ में लेकर आया। एल्वफ जायंट्स और वॉरियर्स के आइलैंड है, जहाँ लोग सदियों से सन गॉड निगा की वर्शिप कर रहा है। ये एल्वफ शैंक्स का टेरिटोरी होना और जायंट्स का लूफी को गाइड करना, ये सब उसी 800 साल प्लान का आखिरी हिस्सा है। एल्वफ में लूफी का आखिरी टेस्ट होगा। उसे गियर 5 की इन फिजिकल लिमिट्स को तोड़कर एक टोटल अवेकनिंग अचीव करनी होगी, एक ऐसी पावर जहाँ उसकी इमेजिनेशन को स्टेमिना की कोई रोक टोक ना हो। यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जॉय बॉय ने ये सब कुछ 800 साल पहले लिख दिया था, पर क्या लूफी सच्ची में यहाँ पर फ्री है? लूफी सिर्फ जॉय बॉय के बनाए हुए एक पुराने स्क्रिप्ट का पपेट है। जॉय बॉय की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो जानता था कि निका का मतलब है एब्सोल्यूट फ्रीडम। जॉय बॉय ने पोनीग्लिफ्स, एंशिएंट वेपन्स, जुनेशा और एमेथ के थ्रू सिर्फ एक स्टेज सेट किया था। उसने 800 साल का एक थिएटर बनाया, पर उसने ये आखिरी मूव किसी प्रोफेसी पर नहीं, बल्कि फ्यूचर जनरेशन की क्योटिक विल पर छोड़ दी। उसने इमो को ट्रैप किया, पर लूफी को आजाद छोड़ दिया कि वो आकर इस प्योर सिस्टम को और रेड लाइन को कम्प्लीटली जला दे। द एब्सोल्यूट क्योस जो इमो की फ्यूचर साइड भी आगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। तुम फ्यूचर साइड से उस प्लान को फॉलो कर सकते हो जहाँ पर प्लान हो, पर यहाँ पर तो हमारा लूफी किसी प्लान को फॉलो करता ही नहीं। लूफी सिर्फ वही करता है जो सिर्फ उसको सबसे ज्यादा आजादी देता है। लूफी क्या करेगा ये जॉय बॉय ने लूफी के ऊपर ही छोड़ दिया, पर इमो को ये 800 साल के वेटिंग रूम में डाल दिया, एक ट्रैप में, जिसका रिजल्ट अभी हमको देखने को मिल रहा है। दुनिया का राजा, दुनिया का गॉड होने के बाद भी इमो कांट इवन गो आउटसाइड। उसको कांट को कंट्रोल करना पड़ता है, अलग अलग लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है और उनको कंट्रोल करके बाहर मूव करना पड़ता है। और हमने देखा वो खुद से बाहर आने के साथ उसके साथ क्या होता है, राइट। ये सब कुछ तो और भी आगे देखना बाकी है मेरे भाइयों। जॉय बॉय जो पास्ट में हार गया वो उसका डिफीट नहीं था, जॉय बॉय ने खुद ही डिफीट चूज किया फॉर ए बेटर फ्यूचर, बिकॉज़ उसका प्लान था नेक्स्ट 800 इयर्स का, जब थर्ड वर्ल्ड में आके पूरा होने जा रहा है। जॉय बॉय इसी प्लान को एट दैट टाइम में एग्जीक्यूट कर पाता,
पर शायद एट दैट टाइम जो पोसेidon थी वो शायद पैदा नहीं हुई थी, या फिर उसकी पावर जो है वो अवेकन नहीं हुई थी। बिकॉज हमको बताया गया दोनों सोवेरियन मतलब दोनों रूलर्स को एक ही टाइमलाइन में आना पड़ेगा, एक समुद्र के नीचे पोसेidon और एक जमीन पर जॉय बॉय, जो अभी करंट टाइमलाइन में है मेरे भाइयों, सी किंग्स के प्रोफेसीज इफ रिमेंबर। हमें से बहुत सारे लोग कैजुअली जॉय बॉय के हारने के बारे में बात करता है, पर इसके पीछे का सिनारियो हम लोग कभी देखते नहीं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा बातचीत करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से ब्रेक वीक चल रहा है तो एक्स्ट्रा वन पीस के वीडियो आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। बाकी ऑफ कोर्स पूरे वीडियो पे कोई क्वेश्चन है या फिर तुम्हारा अपना कोई ओपिनियन है कमेंट पे ज़रूर दे सकते हो। इसी के साथ मेरे भाइयों वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट पॉलर के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए